इतना टाइम हो गया, बहू के अभी तक घर लौटने का नामो निशान नहीं है। अब तो तुम्हें जरा कड़ा होना पड़ेगा बेटा। ये किस बात की नौकरी है कि घर की बहू बेटी रात के 9-9 बजे तक बाहर रहे? हमारे द्विवेदी परिवार की समाज में एक इज्जत है और तुम्हारी पत्नी उस इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बातें मंजरी देवी ने अपने बेटे वरुण से काफी गुस्से में कही। मंजरी देवी वरुण की माँ, अनामिका की सास और पूरे द्विवेदी परिवार की मौजूदा मुखिया है। वरुण के पिता सुधांश जी एक सीधे सादे शांत स्वभाव के इंसान है। वे बैंक के रिटायर्ड अफसर हैं, लेकिन घर के झंझटों और दांव पेच से दूर ही रहते हैं। उन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। देश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहते हैं और उनकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुल मिलाकर साहित्यिक गलियारों में उनका अच्छा खासा नाम और सम्मान है। दूसरी तरफ मंजरी देवी एक बेहद रोबीली और कड़क मिजाज महिला है। सच कहें तो उनके ही दबदबे और अनुशासन के बल पर द्विवेदी खानदान की पुरानी रवायतें आज भी जिंदा है। वरुण और अनामिका दोनों आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। पहले दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, वही पहचान हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि बेटे का खुद अपनी पसंद से लड़की चुनना मंजरी देवी को बिल्कुल रास नहीं आया था, पर वे बहुत चतुर महिला थी, इसलिए उन्होंने खुले तौर पर बेटे पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। लेकिन बातों बातों में वे अनामिका को हमेशा ये एहसास कराती रहती थी कि इस घर में हुकूमत सिर्फ मंजरी देवी की ही चलेगी। कुछ ही समय पहले अनामिका की दूसरी कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई थी। इस बात से भी मंजरी देवी को एतराज था, पर वरुण ने उन्हें समझा बुझाकर मना लिया था ताकि वे कोई रुकावट न डाले। पिछले कुछ दिनों से अनामिका का घर लौटना काफी देर से हो रहा था। पूछने पर वो बस यही कहती कि दफ्तर में काम का दबाव ज्यादा है, लेकिन आज तो रात के 9 बज चुके थे और उसका कोई अता पता नहीं था। मंजरी देवी ने अपने बेटे को साफ शब्दों में ताकीद कर दी कि घर की बहू का इतना देर रात घर आना उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और अनामिका ने घर में कदम रखा। इससे पहले कि वरुण कुछ बोल पाता, मंजरी देवी कड़क आवाज में बोल पड़ी, सुनो बहू, हमारे घर परिवार में बहू का रात के 9 बजे के बाद घर आना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ दो, पर द्विवेदी परिवार की बहू का रात बिरात घर लौटना कतई मंजूर नहीं है। माँ जी, असल में दफ्तर में विदेशी क्लाइंट आए हुए थे, इसलिए पिछले कुछ दिनों से बहुत भागदौड़ थी, पर अब काम निपट गया है। आगे से मैं पहले की तरह समय से ही घर आ जाया करूंगी। अनामिका ने बड़ी नम्रता से सफाई दी। फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, माँ जी, आपसे इजाजत चाहती थी। काफी दिनों से माँ बाबूजी के पास नहीं गई हूँ। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन उनके पास जाकर रह आऊं। हफ्ते भर में वापस लौट आऊंगी। ठीक है, मायके जाने के लिए मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन ध्यान रहे हफ्ता भर मतलब हफ्ता भर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वरुण, तुम कल सुबह बहू को उसके मायके छोड़ाना, और हाँ, उनके लिए अच्छी दुकान से मिठाइयां ले जाना मत भूलना। मैं आधे घंटे में रात का खाना लगा रही हूँ, मुझे इंतजार न करना पड़े। रात का 1 बज रहा था, लेकिन आज मंजरी देवी की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अतीत की पुरानी यादें अचानक आकर उनके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उन्हें अपनी छोटी सी मीनू याद आ रही थी। बचपन में सब उसे मीनू बुलाते थे। वो छोटी लड़की जो अपने पिता का हाथ थामकर गांव की पगडंडियों से होती हुई स्कूल जाती थी। वो क्लासरूम, वो दोस्तों के साथ टिफिन बांटकर खाना, आज उन सब दिनों की याद बहुत गहराई से सता रही थी। बचपन से ही मीनू को कविताएं और कहानियां लिखने का जुनून था। वो थोड़ा बहुत लिखती और भागकर अपने बाबूजी को दिखाती। बाबूजी, देखिए ना कैसी लिखी है कहानी। गांव के कार्यक्रमों में जब वो अपनी लिखी कविताएं सुनाती थी तो मिलने वाली तालियों की गूंज आज भी उनके कानों में ताजा थी। 12वीं के बाद उसने इलाहाबाद के नामी कॉलेज में हिंदी साहित्य में दाखिला ले लिया। वहां भी उसकी लेखन क्षमता का डंका बजता था। कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में हर साल उसकी रचनाएं छपती थी। इसके अलावा डिबेट प्रतियोगिता में मीनू को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी पैनी तर्क शक्ति और बोलने की शैली ने बहुत कम समय में उसे कॉलेज में लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन इन सब कामयाबियों के बीच अचानक उसकी शादी तय हो गई। उसके कॉलेज के प्रिंसिपल अमलेश बाबू
अपने इकलौते बेटे सुधांश के लिए मीनू का हाथ मांगने उसके बाबूजी के पास आ पहुंचे। शादी भी बहुत जल्दबाजी में हो गई और उसके बाद, अरे भाभी, ओ भाभी, सुबह हो गई है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप तो इतनी देर तक कभी बिस्तर पर नहीं रहती। कामवाली मालती की पुकार से मंजरी देवी की नींद खुली। उन्होंने दीवार घड़ी की तरफ देखा। 7:30 बज चुके थे। आज बहुत देर हो गई। रोज सुबह 6 बजे उठना, स्नान पूजा करना और फिर रसोई संभालना, पिछले 30 सालों से मंजरी देवी की यही दिनचर्या रही थी। पता नहीं कल रात क्यों अतीत के वो पुराने पन्ने यूं अचानक खुलने लगे थे। उस दौर की मीनू और आज की मंजरी देवी दोनों एकदम अलग इंसान है, इसलिए पुरानी यादों को कुरेदने से अब कोई फायदा नहीं। आज शाम की फ्लाइट से सुधांश जी को दिल्ली जाना था। वहां साहित्य अकादमी की तरफ से उन्हें एक बड़े सम्मान से नवाजा जाना था। ऐसे ढेरों पुरस्कार उनके ड्राइंग रूम की अलमारियों में सजे पड़े थे। मंजरी देवी कभी कभी उन चमचमाती ट्रॉफियों और शील्डों की तरफ दिखती थी। जब उन पर धूल जम जाती तो उन्हें पहुंचकर सलीके से वापस सजा देती थी। यह उनके पति का सम्मान था। उनके पति कितने गुणी और विद्वान इंसान है। उन पुरस्कारों को देखकर मंजरी देवी के मन के किसी कोने में एक अजीब सी कसक और एहसास जागता था। खैर, अब इन सब बातों को सोचने का वक्त नहीं है। वरुण को दफ्तर के लिए निकलना था। बहू अनामिका हालांकि हफ्ते भर के लिए ही मायके गई थी, पर उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उसे अभी वहीं रुकना पड़ रहा था। इसलिए घर के चौके, बर्तन और रसोई की पूरी जिम्मेदारी अब फिर से मंजरी देवी के कंधों पर थी। सामने दुर्गा पूजा का त्योहार भी आ रहा था, जिसकी तैयारियां भी बाकी थी। अनामिका पर वे चाहे जितना कड़क मिजाज दिखाए, पर वे मन ही मन जानती थी कि बहू बड़ी समझदार और गुणी है। अगर वो घर पर होती तो उन्हें इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती। वो अकेले दम पर पूजा की पूरी खरीदारी और तैयारियां संभाल लेती। लेकिन अब समधी जी बीमार है, तो ऐसे मौके पर बहू को पूजा के काम के लिए वापस बुलाना ठीक नहीं लगता। समधी जी जरा ठीक हो जाए तब इस बारे में सोचा जाएगा। सुधांश जी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। वरुण भी आजकल दफ्तर से काफी देर रात लौटता था। ऐसे समय में मंजरी देवी को घर में बहुत अकेलापन महसूस होता। उन्हें टीवी देखना कुछ खास पसंद नहीं था। कभी कभी कहानियों, उपन्यासों की किताबें पलटकर देख जरूर लेती थी, पर अब जैसे उन सब में भी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। आज 30 साल बाद मंजरी के मन में एक अचानक पुरानी इच्छा जागी, जिस चीज से उन्होंने 30 साल पहले अपना हर नाता तोड़ लिया था। जिस छत पर बनी बरसाती के अंधेरे कोने में रखे एक पुराने लोहे के ट्रंक में बंद कर दिया था, आज 30 साल बाद उसी चीज को देखने का मन तरस उठा। उसका स्पर्श पाने, उसे महसूस करने के लिए दिल बेताब होने लगा। सुधांश जी के जाते ही मंजरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई। छत पर तो वो लगभग रोज ही जाती थी, लेकिन आज कई सालों बाद उन्होंने उस बरसाती वाले कमरे का दरवाजा खोला। चारों तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मालती से कहकर इसे साफ कराना पड़ेगा, उन्होंने सोचा। कमरे के कोने में पड़े उस पुराने ट्रंक की तरफ देखकर मंजरी अपने मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा दी। इसी ट्रंक के अंदर 30 साल पहले किसी का दम घुटने से कत्ल हुआ था उस 25 साल की हर वक्त मुस्कुराने वाली चुलबुली मीनू का। और उसी दिन जन्म हुआ था आज की कठोर, गंभीर और रौबली मंजरी का। उन्होंने धूल की परत पहुंचकर ट्रंक का ताला खोला। लेकिन ये क्या? जहां उनकी वो सबसे अनमोल अमानत होनी चाहिए थी, वहां तो कुछ भी नहीं था। कहां गई वो अमानत? 30 साल पहले इसी ट्रंक के भीतर तो उन्होंने बड़े दर्द और आंसुओं के साथ उसे छुपा कर रखा था। इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जब उस छिपी हुई अमानत के लिए उनका दिल न रोया हो। उसी दर्द और आंसुओं को दुनिया से छिपाने के लिए वे इतनी कड़क और निष्ठुर बन गई थी। उन्होंने सबके सामने खुद को एक कठोर, बिना दया माया वाली औरत के रूप में साबित किया था, पर उस कठोरता के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं समझा, उनके अपने बेटे ने भी नहीं। कम से कम इतना दिलासा तो था कि वो अमानत आंखों के सामने न सही, पर इस घर में किसी कोने में सुरक्षित रखी है। लेकिन आज जब ट्रंक खोला तो देखा कि उनकी वो आत्मा की कुंजी ही नदारद थी। एक गहरे सन्नाटे और निराशा के दर्द से मंजरी की चीख निकल गई। एक असीम खालीपन ने उन्हें घेर लिया। एक ही पल में लगा जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो।
वह कितनी देर वहां बदहवास बैठी रही उन्हें खुद नहीं पता। वो किताब गई तो आखिर गई कहां? नीचे घर की घंटी बजी तो उनका ध्यान टूटा। वरुण दफ्तर से लौट आया था। अपनी मां को इस तरह बदहवास और उदास देखकर वरुण ने पूछा, क्या हुआ मां, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कुछ नहीं बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ, मंजरी ने खुद को संभालते हुए कहा। तभी मंजरी का फोन बज उठा। बहू अनामिका का फोन था। हाँ बहू बोलो, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? क्या कहा? पुरस्कार? वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या वरुण को बताया? वरुण के बाबूजी भी आज दिल्ली गए हैं किसी साहित्यिक सम्मान समारोह के लिए। अच्छा, तुम्हारे कार्यक्रम अगले बृहस्पतिवार यानी महालय के दिन है? बहुत बढ़िया, अपने दफ्तर में अच्छे काम के लिए तुम्हें सम्मान मिल रहा है, ये तो बड़े गर्व की बात है। लेकिन मैं आकर क्या करूंगी बहू? मैं भला इन सब चमक धमक वाली चीजों के बारे में क्या समझूं? तुम्हारे बाबूजी और वरुण जरूर जाएंगे। ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम जानती हो ना कि मुझे एक ही बात बार बार दोहराना पसंद नहीं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारे ऑफिस के इस फंक्शन में मेरा जाना मुझे जरूरी नहीं लगता। तुम फिर वही बिना सिर पैर की जिद कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। अनामिका भी भारी अजीब लड़की है। मंजरी ने कभी भी उसके साथ खुलकर या मन से बातचीत नहीं की थी, बल्कि वे तो हमेशा एक कड़क सास का रुतबा और दूरी बनाए रखती थी। पर ये लड़की न जाने क्यों उन्हें प्यार और अपनेपन के धागे से बांधना चाहती थी। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर मंजरी अब किसी नए बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। एक ही बंधन था उसका, उस 30 साल पुराने लोहे के ट्रंक के साथ, और आज तो वो भी हमेशा के लिए टूट चुका था। पर बहू ने भी अजीब जिद पकड़ रखी थी। उसकी ऑफिस के सालाना फंक्शन में उसे पुरस्कार मिलना था और घर के सभी लोगों का वहां पहुंचना लाजमी था। मंजरी उसे कैसे समझाती कि ऐसे तड़क भड़क वाले आयोजनों में जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे फंक्शन में जाने पर अतीत के वो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं और उन्हें बार बार डसने लगते हैं। वो बहू को कैसे बताती कि ये चमचमाता मंच, ये रोशनी और ये तालियों की गूंज उन्हें खींच कर 30 साल पीछे उसी दर्दनाक दौड़ में ले जाती है। 30 साल पहले का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे वो दिन अच्छी तरह से याद है। मुझे बुलाया था बाबूजी? हाँ बहू, सुना है तुम्हारी लिखी कोई कहानी प्रभात पत्रिका में छपने वाली है। वहां के मुख्य संपादक अरुण जी मेरे पुराने मित्र हैं, उन्हीं से पता चला। जी बाबूजी, मैं आज ही आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाली थी। मेरी कहानी पत्रिका में प्रकाशन के लिए चुनी गई है। आप तो जानते ही हैं बाबूजी, प्रभात पत्रिका में कहानी छपना कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज देश के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी प्रभात पत्रिका से की है। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबूजी। बहू, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम द्विवेदी खानदान की बड़ी बहू हो। ससुर अमलेश जी की आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। मैं अमलेश द्विवेदी कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर की बहू पत्रिकाओं में अपनी कहानियां छपवाती फिरे। घर की बहू सिर्फ गृहस्थी और चौका बर्तन संभालेगी, यही मेरा अंतिम फैसला है। हाँ, मैं जानता हूं कि कॉलेज में तुम वाद विवाद और लेखन में बहुत आगे थी, और तब कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मैंने तुम्हें हमेशा बढ़ावा दिया। पर अब स्थिति बदल चुकी है। तुम मेरे घर की बहू हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि घर परिवार के अलावा तुम्हारा बाहर की दुनिया से कोई नाता ना रहे। फिर थोड़ा रुककर ससुर जी बोले थे, और एक बात, सुधांश भी साहित्य लिखता है। हालांकि अभी तक किसी बड़े मंच या पत्रिका में उसकी रचनाएं नहीं छपी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी हीन भावना का शिकार हो। उसकी पत्नी की लिखावट की तारीफ उसके खुद के काम से ज्यादा हो, यह उसके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। इसलिए आज से मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस लेखिका वाली पहचान की बलि दे दो और सिर्फ सुधांश द्विवेदी की पत्नी और इस घर की बहू बनकर जियो। उस एक पल में मीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। ये क्या कह रहे थे ससुर जी? जो इंसान कॉलेज के
हर कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर मीनू के लिए सबसे पहले ताली बजाता था। जो इंसान शादी से पहले मीनू के पिता का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहता था, मीनू हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहेगी और इसकी हर इच्छा का हम पूरा सम्मान करेंगे। आज उसी इंसान का ये भयानक रूप देखकर मीनू हक्की बक्की रह गई थी। उसे अपने पति सुधांश का भी कोई साथ नहीं मिला। सुधांश दिल के बुरे इंसान नहीं थे, पर अपने मर्दानी अहंकार को परे रखकर अपने पत्नी के हक में खड़े होने का ना तो उनमें साहस था और ना ही इच्छा। और फिर देखते ही देखते 30 साल गुजर गए। मीनू ने घुट घुट कर खुद को पूरी तरह बदल डाला। उस हंसमुख मीनू का कत्ल हो गया और उसकी जगह रह गई सिर्फ कठोर मंजरी। बहू अनामिका की जिद पर वो सुधांश और वरुण के साथ उसके ऑफिस के प्रोग्राम में ना चाहते हुए भी चली गई। नमस्कार, आज की सुहानी शाम में पधारे आप सभी मेहमानों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऑडिटोरियम में गूंजती आवाज से मंजरी की तंद्रा टूटी। मंजरी को देखकर अनामिका का चेहरा खिल उठा। आखिरकार बहू की मिन्नतें वे ठुकरा नहीं पाई थी। इतने सालों बाद आज वे फिर उसी जगमगाते मंच और तालियों के शोर के बीच बैठी थी। बहू अनामिका मंच का संचालन बड़ी निपुणता से संभाल रही थी। 25 साल की अनामिका को देखकर मंजरी को अनायास ही 30 साल पुरानी 25 वर्ष की मीनू की याद आ गई। अनामिका माइक पर बोल रही थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर साल इस विशेष दिन यानी महालय के अवसर पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। महालय यानी देवी पक्ष की शुरुआत। इसलिए इस पावन दिन पर हम समाज की किसी एक विशेष नारी को सम्मानित करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हर स्त्री में मां दुर्गा का एक ही रूप निवास करता है। चाहे वो घर संभालने वाली गृहिणी हो, नौकरी पेशा महिला हो, खिलाड़ी हो या सड़क पर सब्जी बेचने वाली, हर नारी अपने आप में अद्भुत है। और हर साल ऐसी ही किसी एक प्रेरणादायी शक्ति को सम्मानित करके हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही महान शख्सियत को सम्मानित करने जा रहे हैं। उनका नाम शायद आप में से कई लोग जानते होंगे। हाल ही में छपी उनकी एक कहानी ने पूरे हिंदी साहित्य जगत में हलचल मचा दी है। कहानी और लेखिका का नाम बताते ही आप सब उन्हें तुरंत पहचान लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। पर उनका नाम लेने से पहले मैं उनके जीवन की एक छोटी सी दास्तां आप सबको सुनाना चाहती हूँ। दर्शकों की दीर्घा में बैठी मंजरी यह सुनकर हैरान रह गई। बहू ने तो कहा था कि उसे खुद कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का कोई अवार्ड मिलने वाला है, फिर यहाँ किसी और महिला को साहित्य सम्मान देने की बात क्यों हो रही है? अनामिका मन से कहती रही, आज मैं आप सभी को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर पल मुस्कुराती थी, जीवन से लबरेज थी, जिसकी लेखन शैली इतनी धारदार थी कि बड़े बड़े लेखक भी उसे जलते थे, जिसकी तर्क शक्ति और संवाद कला किसी भी डिबेट प्रतियोगिता में उसे चुटकियों में पहला पुरस्कार दिला देती थी। लेकिन शादी के बाद उसी लड़की से कहा गया कि वो अपने सारे सपने, अपनी सारी प्रतिभा बलि चढ़ा दे और खुद को घर की 4 दीवारी में कैद कर ले। अब आप ही बताइए, उस वक्त उस 25 साल की लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी? आप ही बताइए क्या गुजरी होगी उस मासूम पर? हमारी आज की इस कहानी की नायिका के जीवन में भी आज से 30 साल पहले ऐसा ही एक तूफान आया था। उनके सारे सपनों का गला घोटकर उन पर सिर्फ एक बड़े और संभ्रांत खानदान की बहू होने का ठप्पा लगा दिया गया था। उस हंसमुख लड़की की हत्या कर दी गई और जन्म हुआ एक कड़क और कठोर औरत का। मंजरी देवी का कलेजा धक धक करने लगा। ये लड़की किसकी बात कर रही है? हे भगवान, ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे? बहू जो दास्तां सुना रही है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो तो मेरी अपनी आप बीती है। लेकिन बहू को ये सब कैसे पता चला? 30 साल पुरानी वो कड़वी हकीकत जानना तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। ऐसी सभागार में बैठी होने के बावजूद मंजरी के माथे से पसीना छूटने लगा। तभी अनामिका की गूंजती आवाज मंच में सुनाई दी। अब मैं आप सभी का इंतजार और नहीं बढ़ाऊंगी। जी हाँ, आप सबकी चहेती और बहुचर्चित कहानी खोया हुआ बचपन की लेखिका मीनू को ही हम आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि आज उन्हें यह सम्मान मिलने वाला है। आज उन्हें जरा भी भनक लग जाती
तो वे इस समारोह में कभी कदम न रखती। इसलिए मुझे सच उनसे छिपा कर रखना पड़ा। मैं बड़े ही आदर और गर्व के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कहानी की मूल लेखिका मीनू यानी श्रीमती मंजरी देवी द्विवेदी को। आइए माँ जी, आज से 30 साल पहले जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, आज वो पल आ गया है। आइए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपके जीवन के 30 अनमोल साल खो गए, पर आज वही पहचान वापस पाने का दिन है। दर्शकों के बीच बैठी मंजरी देवी हक्की बक्की रह गई। क्या ये सच है? पर मैंने तो कभी कोई कहानी छपने के लिए भेजी ही नहीं। हाँ, मेरे उस पुरानी डायरी में खोया हुआ बचपन नाम की एक कहानी जरूर थी, जिसे छपवाने के लिए मैंने एक प्रकाशक से बात भी की थी, पर वो तो 30 साल पहले की बात है। उसके बाद तो मैंने उस डायरी को ट्रंक में बंद करके बरसाती के कोने में फेंक दिया था। तो क्या वो डायरी बहू के हाथ लग गई थी? इसलिए उस दिन ट्रंक में मुझे मेरी वो डायरी नहीं मिली थी। आइए माँ जी, अब और इंतजार मत कीजिए। बरसों इंतजार किया है आपने, अब आपका हक हासिल कीजिए। अनामिका मन से गुहार लगा रही थी। मंजरी देवी ने कांपती नजरों से अपने पति सुधांशु की तरफ देखा। सुधांशु की आंखें शर्म और पछतावे के आंसुओं से भरी हुई थी। वे रूंधे गले से बोले, जाओ मीनू, जाओ। उस दिन मैं अपने पिताजी की बात का विरोध नहीं कर पाया था। शायद मेरे अंदर का पुरुष अहंकार भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी ख्याति मुझसे ज्यादा हो, और उसके बाद 30 सालों तक तुम्हारे सपने की बलि चढ़ती रही और मैं अनदेखा करता रहा। पर आज हमारी बहू ने मेरी आंखें खोल दी है। जाओ मीनू, तुम वास्तव में सम्मान की हकदार हो। मंजरी देवी की आंखों से अविराल अश्रुधारा बह निकली। कांपते पैरों से वे मंच की तरफ बढ़ने लगी। मंच की ओर बढ़ते हुए अचानक उन्हें लगा जैसे उनकी पुरानी सहेलियां सुधा, हेमंती और नीलिमा सामने खड़ी होकर तालियां बजा रही है। जा मीनू जा, देख तो आज फिर पूरे इलाहाबाद में फर्स्ट आई है। उन्हें लगा जैसे उनके कॉलेज के हिंदी के बूढ़े प्रोफेसर साहब उनके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हो, जा बेटी, तूने आज फिर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मंजरी देवी जैसे ही मंच पर पहुंची, चीफ गेस्ट ने उन्हें शॉल उड़ाया, ताजे फूलों का गुलदस्ता दिया और सम्मान पत्र उनके हाथों में सौंप दिया। मंजरी देवी को सब कुछ एक हसीन सपने जैसा लग रहा था। अब हम श्रीमती मंजरी देवी जी से निवेदन करेंगे कि वे 2 शब्द कहें। अनामिका ने माइक आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ कहिए ना माँ जी, सब आपको सुनना चाहते हैं। कॉलेज की जमाने की धाकड़ वक्ता रही मंजरी देवी के मुंह से आज एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, आज मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। जिस मीनू ने 30 साल पहले अपने सपनों की बलि दे दी थी, उस मीनू को आज जिस इंसान ने नए सपने देखना सिखाया है, मैं आज उसकी बात करूंगी। वो कोई और नहीं, मेरी बहू अनामिका है। मेरी इस नई उड़ान की सारथी मेरी अनामिका है। सभागार में सन्नाटा छा गया। मंजरी देवी आगे बोली, मैंने इसे हमेशा कड़े शब्द कहे, बिना बात के डांटा, गुस्सा किया। असल में अपने टूटे सपनों के दर्द में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि किसी और लड़की को अपनी मर्जी से नौकरी करते और अपने सपनों के पीछे भागते देखना शायद मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मैं बहू को प्यार करती थी, उसकी फिक्र करती थी, पर आज मुझे मानने में जरा भी झिझक नहीं कि मैं कभी इसकी सच्ची मां नहीं बन पाई थी। लेकिन आज मेरी बहू ने मुझे जो सम्मान और उपहार दिया है, वो शायद मेरी अपनी सगी बेटी भी मुझे नहीं दे पाती। मंजरी देवी की आंखें छलक आई। हाँ, 30 साल पहले मुझे अपने सपनों को मारना पड़ा था, पर आज उसी मरी हुई कला को पुनर्जीवित करके आप सबके सामने लाने वाली मेरी बहू अनामिका है। 30 साल पहले लिखी मेरी कहानी खोया हुआ बचपन को इसने चुपके से प्रकाशक तक पहुंचाया। अब मुझे समझ आ रहा है कि बहू का देर रात तक दफ्तर में रुकना, मायके जाना, ये सब नाटक सिर्फ मुझे एक खास तोहफा देने के लिए था। उन्होंने अनामिका की तरफ देखा और रोते हुए बोली, अनामिका बेटी, तुमने जो सम्मान आज मुझे दिया है वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं इस मन से आप सबके सामने वादा करती हूँ कि मैं इस सम्मान की मर्यादा रखूंगी। मंजरी देवी द्विवेदी फिर से लिखेगी, अपनी पुरानी पहचान मीनू के नाम से ही लिखेगी। आज इस महालया और देवी पक्ष की शुरुआत में एक नई मीनू का जन्म हुआ है और साथ ही जन्म हुआ है एक सच्ची माँ का। मंजरी देवी ने अनामिका को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, अनामिका,
आज से तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। जैसा तूने अपनी माँ को इसका खोया हुआ बचपन और पहचान लौटा दी, वैसे ही ये माँ आज अपना सारा प्यार और दुलार तुझ पर न्यौछावर करती है। अब हमारे घर में सिर्फ मिट्टी की दुर्गा की पूजा नहीं होगी, मेरी बेटी के रूप में साक्षात गृह लक्ष्मी वास करेगी। पूरा सभागार तालियों की गूंज से गूंज उठा। दर्शकों की दीर्घा में बैठे पति सुधांश और बेटे वरुण की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। मंच पर मां और बेटी के आंसुओं की धार 30 सालों के सारे दर्द, शिकवे और शिकायतों को धोकर बहा ली गई थी और सचमुच एक नए देवी पक्ष की पावन शुरुआत हो चुकी थी। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।